चलिए, तो ये इंग्लिश एसबीआई क्लर्क 2023 का पेपर है। मतलब रिसेंट पेपर है, ज़्यादा पुराना तो है नहीं। जो जितना रिसेंट हमें अवेलेबल होता है उतने रिसेंट पेपर्स हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो है, आपने पेपर नहीं देखा है तो पेपर में ज़्यादातर सवाल कौन से टॉपिक पे होते हैं मैंने बताया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिक्स होता है, एरर डिटेक्शन एक फिक्स होता है, एक जम्बल्ड पैराग्राफ फिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद में क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो है फिर ये बदलते रहते हैं। पर ये तीन जो है ये तो फिक्स ही होते हैं हमारे। कौन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड पैराग्राफ, इस पे सवाल आते हैं, मतलब आते हैं। फिर उसके बाद में जो बचे कुचे सवाल होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर उसके बाद में वो कोहेसिव डिवाइसेस वाला, तो वो डिपेंड करता है कि उनको कौन सा पूछना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नाउ बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, now the very first question is directions. Read the following passage and answer the given questions. Okay, now this is the passage. Now what they do, in a recent pattern, you must have observed one thing, that they do not ask you simply questions based on passage, but they do ask you synonyms, antonyms based on passage. And one thing they do in the passage nowadays, that they keep one blank in a sentence and they ask you to fill that blank in with the suitable word or with the suitable sentence. Now there are two options, or there are two things that they can do in this fill in the blank. You have to fill either a word or a sentence. Now this thing can be possible only when you understand the passage thoroughly. If you do not understand the passage thoroughly, I don't think this thing is going to help you in the examination. All right, because understanding is the foundation of everything. If you don't understand, you don't understand. If you don't understand, you won't be able to solve the passage. Now, have you started solving the passages? मैं तो बता दूंगा इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर पूछे जाते हैं आप लोगों को। अरे पूछे जाते हैं या नहीं? तो क्या आपने सॉल्व करना शुरू किया है? इफ यू डू हैव एग्जाम इन फेब, किती होतो तुमचा स्कोर सध्या? तुम्ही क्लर्कचे करताय का? आप कर रही हो क्लर्क के कुछ क्वेश्चन पेपर? इंग्लिश का कितना आ रहा है स्कोर अभी? 12 वगैरह आ रहा है, मतलब बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये पैराग्राफ है आपके सामने, और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, आंसर बताना है। I'll give you some time to read this paragraph, और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इसको आपको देखना कैसे था और इसको सॉल्व कैसे करना था। ठीक है। ओके, ये बाकी है अभी। इसको भी पढ़ो फटाक से, मैं समय दे देता हूँ। आई वॉज नॉट। What does the passage imply is more sustainable approach than mere positive thinking? एक ए है। नेक्स्ट, how does passage address the role of external factors in Brown's theory of positive thinking? हम्म नेक्स्ट, choose the word that is synonym of the shear as used in the passage. Choose the most suitable word to fill in the given blank. Choose the word that is an antonym of strain as used in the passage. According to the passage, what is fundamental flaw in Brown's theory of positive thinking? The theory significantly underestimates the unpredictability and complexity of life. ये कितने लोगों का आया है? 1 2 3 4 5 6। अब भैया मैं क्यों पूछ रहा हूं? आप लोग बोलोगे कि आंसर तो दिया है, राइट भी है। जब सर सवाल पूछेंगे तो क्यों पूछेंगे? आपको क्यों लगता है कि सी आंसर आना चाहिए? कौन एक्सप्लेन करेगा? यस, I think it is given in the very first paragraph of the
passage, isn't it? So therefore ये जो है the theory significantly underestimates the unpredictability and complexity of life. ये फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में कहीं तो भी दिया है, ठीक है, कि कुछ इश्यूज को, कुछ चीजों को जो है ये क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करता है, उनको ध्यान में ही नहीं लेता। और ये क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज फंडामेंटल फ्लॉ, तो वही तो फ्लॉ है। फ्लॉ मतलब कमी क्या है, कौन सी चीज है जो छूट रही है, तो ये इन चीजों को वो धुतकार रहा है, तो दिया है। तो एब्सोल्युटली राइट, ये सही है। आपका सी वाला कितने लोगों का सही था, आप मार्क कीजिए, ये पहला सी भी सही है, दूसरा ए भी सही है, एब्सोल्युटली राइट है। पर मेरा सवाल क्या है, क्यों है। अब आप लोग ये मत सोचिए कि सर क्यों पूछ रहे हैं, पूछने के पीछे सवाल ये है कि आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग सोच क्या रहे हो, आंसर देना है इसीलिए नहीं। हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू आंसर और अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मैं बोलूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए था। हाँ जी, अब देखिए जहां पे इंप्लाय का सवाल आएगा तो वहां पे आप लोगों को पूरा पैसेज अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी होता है। अगर पैसेज ही नहीं पता चल रहा, उसकी टोन क्या है, थीम क्या है, तो ये इस तरह के सवाल आप आंसर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे उन्होंने कहा फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी टू अडेप्ट एंड ओवरकम लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, तो यही बताया गया है ना। तो वहां पे क्या बताया गया है, लास्ट वाला अगर आप देखोगे, ये वाला दिया है क्लियर कटली, क्या दिया है यहाँ पे, दिस थियरी सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ होती है वो क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करता है, उसको ध्यान में ही नहीं देता है। और यहां पे इसे देखेंगे फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टू अडेप्ट एंड टू ओवरकम लाइफ चैलेंजेस, तो लाइफ का एक चैलेंज होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अरे होता है या नहीं, उसको ओवरकम करना। तो ये व्हाट डज द पैसेज इंप्लाइज मोर सस्टेनेबल अप्रोच देन मियर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा और कौन सा वे है। तो इसको समझने के लिए आपने पैसेज को कैसे पढ़ा है, मैंने इसको एक बार सिर्फ देखा है, अभी पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्यों नहीं हो रहा है, ओके। How does the passage address the role of external factor in Bound's theory of positive thinking? The passage criticizes the theory for its disregard of life's external variable. अरे ये दिया है ना, अभी पहला वाला आप ही ने आंसर किया है, तो वो क्रिटिसाइज हुआ ना, ये एक ही साइड देख रहा है भाई, ये पॉजिटिव थिंकिंग यही बोल रहा है, पर बाकी चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो वो क्रिटिसाइज हो रहा है। तो बी में दिख रहा है क्लियर ये, अरे दिख रहा है नहीं, ये आप ही का आंसर है, अगर उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आएगा, डी कहा है आपने, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इररिलेवेंट है क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स रेलिवेंट है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स, अभी आप ही ने आंसर दिया इसका, तो इररिलेवेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए डी का तो सवाल ही बनता नहीं। समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द करेक्ट statement about Brown's theory of positive thinking as discussed in passage. The theory overlooks the necessity of experiencing a range of emotions. ये तो दिया है आपका, वो एक सेंटेंस आपको सारे के सारे आंसर दे रहा है। द थियरी ओवरलुक्स, ओवरलुक का मतलब क्या होता है, ओवरलुक का मतलब अंडर एस्टिमेट करना, निग्लेक्ट करना, ध्यान नहीं देना। तो द थियरी ओवरलुक्स द नेसेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ रेंज ऑफ इमोशंस, बाकी के इमोशन जो है, बाकी की चीजों को क्या कर रहा है, ये ओवरलुक कर रहा है। उसके बाद इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा सही, डी। उसके बाद में व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ अदरिंग टू ब्राउन्स थियरी, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा इसका। इट सजेस्ट दैट द थियरी इज पेनाका फॉर ऑल साइकोलॉजिकल इश्यू, पेनाका कहां है कहीं पे, हाँ बहुत बढ़िया है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये आएगा ही नहीं। इट क्लेम्स दैट द थियरी गारंटीज साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, कहीं पे दिया है स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के बारे में आप पढ़िए, मैं आपको समय देता हूं, कहीं पे नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द थियरी हैज नो सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन, पैसेज में हमें साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन जो होते हैं
वो जो साइकोलॉजिकल जो इम्प्लीकेशंस को क्या कहते हैं, हिंडरेंसेस जो होते हैं, डिफिकल्टीज जो होते हैं, वो बोला गया नहीं है वहां पे। तो यहां पे बोल रहा है अकॉर्डिंग द पैसेज द थ्योरी हैज नो सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशंस है भाई साइकोलॉजिकल, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सही है या गलत है भैया, सही है या गलत है? ये गलत है, तो ये नहीं हो सकता। द थियरी इज लाउडेड फॉर इट्स पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ऑल इंडिविजुअल्स। कहीं पे बताया है ऑल इन ऑन ऑल इंडिविजुअल्स? नहीं, मेंशन नहीं किया है। तो ये शब्दों के साथ खेलते हैं। किसके साथ खेलते खेलते हैं? ये शब्दों के साथ खेलते हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इंटरप्ले। इफ यू अंडरस्टैंड दिस इंटरप्ले, थिंग्स बिकम स्मूथ। तो यहां पे बचता क्या है? द पैसेज इंप्लाइज दैट स्ट्रिक्ट अधेरेंस कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। देखो वहां पे दिया है, क्लियरली दिया है, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन जो है, अब ये तो है, शेयर का मतलब होता है कंप्लीट। शेयर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, एब्सोल्यूट। पार्शियल का मतलब आधा अधूरा। स्लाइड का मतलब थोड़ा सा, लिमिटेड, ग्रेजुअल। बताने की जरूरत है इनके मीनिंग? नहीं। उसके बाद में है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो इन्फ्लुएंस सही है, क्यों है वो बाद में देखेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब उसका दायरा, ठीक है। इसेंस मतलब उसका जो गाभा होता है, क्रक्स होता है, क्रक्स को इसेंस बोलते हैं। उसको इन वर्ड्स को लिखना है जो मैं बोलता हूं, ठीक है। क्रक्स होता है, इसेंस का मतलब क्या होता है? क्रक्स। स्कोप पता है आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं। डायमेंशंस भी पता है, ये वर्ड्स कॉमन वर्ड्स है। तो चलिए, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? किसी चीज में खिंचाव आना। और खिंचाव की वजह से टेंशन बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। चलिए, तो चूज द वर्ड दैट इज एंटोनिम कहा है, हमें खिंचाव के विरुद्ध वाला चाहिए, जहां पे खिंचाव नहीं होगा। तो रिलीफ, टेंशन खिंचाव वाला है, प्रेशर खिंचाव वाला है, बर्डन खिंचाव वाला है, और स्ट्रेस भी खिंचाव देने वाला है। तो ये चारों सिनोनिम है। ये एक ही है रिलीफ जो एंटोनिम्स होता है, ठीक है, एंटोनिम होता है। तो इसीलिए ए आएगा इसका आंसर। तो इसके बाद में बस हो गए, इतने ही है क्या? कितने लोगों के 8 में से 8 बराबर है? इन कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते वक्त आप लोगों को एक चीज करनी है। आपका जो रफ पेपर होता है, उस रफ पेपर पे आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, राइट। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए नहीं करनी है, क्योंकि वो हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए इस तरह से नंबरिंग करनी है। और मैंने क्या कहा था उसके बाद में यहां पे मैडम, क्या करना है? हिंट गिविंग वर्ड्स। अगर आप तनया सांगितलं होतं ना, तो यहां पे क्या लिखने के लिए कहा था मैंने? ये हिंट गिविंग वर्ड्स जो है, ये यहां पे लिखने सभी लोगों ने। वो क्यों कहा था? इससे प्रोसेस थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। सिंपल हो जाती है मतलब क्या होता है कि इनिशियली यू रीड द क्वेश्चंस, you write down the hint giving words. That means now you have an idea what you have to find out in the paragraph or the passage. अभी आप लोगों को पता है कि आपको ढूंढना क्या है। अगर आपके सामने है, आपको ढूंढना क्या है, तो ढूंढने में आसानी जाती है। अगर सामने है ही नहीं, तो ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है कि हाँ मैंने कहीं देख लिया था, पढ़ लिया था, अभी ढूंढना है, तो वो दिमाग में क्लियर नहीं रहता। अभी चीजें एक्सप्लिसिट हो जाती है। और जब हम पैराग्राफ या पैसेज को पढ़ते हैं, यहां पे जब पैराग्राफ और पैसेज को पढ़ते हैं, तो यहां पे वो नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं यहां पे ब्राउन्स थ्योरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो ब्राउन के कौन से थियरी के बारे में बात हो रही है? पॉजिटिव थिंकिंग। वाइल कैप्टिवेटिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी फेल्स, तो यहां पे फेल्स के बारे में है, राइट। कहां पे फेल हुआ है? फेल्स टू एड्रेस द शेयर कॉम्प्लेक्सिटी। तो शेयर, तो एड्रेस करना, क्या एड्रेस करना? कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनहेरेंट अनसर्टिनिटीज। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? जो, हाँ जी, जो नेचुरली एग्जिस्ट हो, इनबॉर्न जिसे कहते हैं, मूल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल मराठी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। यस, इनबॉर्न क्वालिटीज, इनबॉर्न, इनबॉर्न कोई चीज जो होती है, इनबॉर्न होती है, ठीक है। नेचुरली वो पहले से एग्जिस्ट होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनहेरेंट अनसर्टिनिटी जो है ऑफ लाइफ, तो लाइफ की जो मूल समस्या है या कॉम्प्लेक्सिटी जो है,
उसको क्या करता है, अनसर्टेन, अनिश्चितता जो है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है, उसके लिए क्या कहा है, ये एड्रेस नहीं करता है, इट फेल्स टू एड्रेस द शेयर, ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी और ये अनसर्टेनिटीज वाली जो बात है वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, उसके बारे में सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा, ये बोल रहा है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनहेरेंट इन अनसर्टेनिटीज कहीं तो भी सवाल में है या नहीं है, ऑप्शन में भी है या नहीं है। तो मैं जब यहां पे लिखूंगा कि कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी या अनसर्टेनिटी के बारे में बोला गया है, तो मुझे यहां पे उस नंबर के सामने मैं लिखूंगा पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अभी सिर्फ पढ़ रहा हो, ये लिख रहा हो, और जब आंसर देना है तो एक बार उसे कंफर्म कर लूंगा कि सही है या गलत है। अभी मुझे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं डायरेक्टली कौन से लाइन पे आऊंगा, दूसरे लाइन पे आऊंगा, इतना सिंपल होता है। क्योंकि अभी देखिए नो, कंपटीशन इज बिकमिंग टफ और टफर डे बाय डे। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन is increasing. What did I say? Now listen to my sentence. The number of candidates, now listen to my sentence because it is going to help you further in the paper solving to you. The number of candidates is increasing day by day, and therefore they have lots of options. Now while selecting candidates, they will select only which are extraordinary. Now you have to keep in your mind whether you do have that extraordinariness in you or not. If you do have, you will be selected. If you don't have, you won't be selected. Now that extraordinariness doesn't come just like that in a person. You have to take efforts. You have to toil. If you don't toil, don't expect. I'm not exaggerating it. This is the fact. Remember. मैं ज्यादा मतलब खींच के नहीं बता रहा हूं कि ऐसे होता है। दिस इज फैक्ट। व्हाट इज दिस? फैक्ट्स। तो आप लोगों को ये चीजें करते वक्त बाकी लोगों से कैसे आप अलग हो ये दिखाना नहीं है, करना है। सभी लोग पैसेज पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। एक्यूरेसी उसी की सही आती है जो सोचता है कि मेरी एक्यूरेसी कैसे ज्यादा बेहतर बन सकती है। तो मैंने कहा कि इस तरह से करते हो तो एक्यूरेसी बेहतर बनती है। हाँ, अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की है और अभी मैंने बताया और आप कल जाके एग्जाम में इसे अप्लाई करोगे तो ये काम में नहीं आने वाला। ये आप लोगों को मैंने बताया, चल जो पुराने स्टूडेंट है, आपके एग्जाम को 4-5 महीने समय है, तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए। ये भी मैंने बताया था, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि अभी अगर आपके 10 में से 6 सवाल या 5 सवाल सही आते हैं तो आई गारंटी कि आपके सवाल 9 से 10 के बीच में ही होंगे करेक्ट। ये बताया था मैंने, 9 से 10 के बीच में, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। हाँ, अब उन्होंने ये सिनोनिम्स एंटोनिम पूछे हैं तो इसको थोड़ा सा बदल देते हैं और 8-9 के बीच में लाते हैं, तो 8-9 के बीच में भी लाएंगे तो ये नंबर कम है कंपेयर टू दिस नंबर। 0.25 से रिजल्ट चला जाता है। यहां पे तो आप देखोगे कि आपके 2-4 मार्क्स वैसे ही बढ़ रहे हैं, आराम से बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ते ही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती, पूरा का पूरा पैसेज। व्हाट हैपेंस कि हम जब पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार हम फिर सवाल को, मतलब पहले वी रीड द क्वेश्चंस, देन वी रीड द पैराग्राफ, एंड नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, एंड वी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस वी थिंक हाँ ये मैंने पढ़ा है। कहां पे पढ़ा है? हाँ ये पहले में तो पहला पढ़ा, नहीं 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 नीचे कहीं तो भी है, यहां पे भी पढ़ा है पर नीचे भी कहीं तो भी पढ़ा है। यू आर नॉट श्योर, so what happens? You have to read the whole paragraph. You have to go through the whole paragraph. Now here you are wasting much of your time on rereading the paragraph or the passage. और फिर समय की दिक्कत होती है। किस चीज की दिक्कत होती है? समय की। और समय सबसे बलवान होता है, समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं है इस दुनिया में। समय ही है कि आपको नैया पार लगा देगा, समय ही है कि आपको रोक के रखेगा। गेटिंग इट? तो इस तरह से करना है। फिर एडवोकेटिंग फॉर अ फैक्टर्स एंड ह्यूमन इमोशंस, किस चीज के लिए? अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। एडवोकेटिंग फॉर फैक्टर्स एंड ह्यूमन इमोशंस दैट शेप और एग्जिस्टेंस, दो चीजों के लिए। ओके, सेंट्रल टू दिस थियरी इज द बिलीफ दैट पॉजिटिविटी कैन सिग्निफिकेंटली मैग्नीट्यूड लाइफ आउटकम्स या इन्फ्लुएंस। तो ये आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लाइफ को बढ़ा नहीं सकता,
बढ़ाने की जरूरत नहीं, तो कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लाइफ आउटकम, और लाइफ आउटकम्स मतलब लाइफ के जो आउटकम है, होने वाली चीजें हैं, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है, ऐसी बात हुई है। हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव अंडर एस्टिमेट्स, तो ये अंडर एस्टिमेट की बात कहीं तो भी हुई है। तो अगर हम यहां पे अंडर एस्टिमेट कहीं पे क्वेश्चन में लिखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कहीं पे अंडर एस्टिमेट बोला है, और अंडर एस्टिमेट पहले पैराग्राफ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन में लिखा है। तो फर्स्ट एंड सिक्स, मुझे पहली पांच और बाकी की लाइन पढ़नी नहीं है, डायरेक्टली मैं यहां पे जंप करूंगा। सो पर्सपेक्टिव अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेन ऑफ uncontrollable elements such as socio-economic backgrounds, health issues and random life events। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट क्या, स्ट्रेन ऑफ अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स कौन से है वो, तो यहां पे दिए हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, हेल्थ इश्यूज, रैंडम लाइफ इवेंट्स। रैंडम लाइफ इवेंट्स दैट मींस अनसर्टेनिटीज, इजंट इट? रैंडम हुआ मतलब अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं होता है। दीज फैक्टर्स ऑफन हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन अवर लाइफ, और यही फैक्टर का हमारे लाइफ के ऊपर जो है, हाँ जी, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, यह बताया गया है। रिगार्डलेस ऑफ अवर माइंडसेट, बाय डाउन प्लेइंग दीज एस्पेक्ट्स। डाउन प्ले का मतलब क्या होता है, अगर अदर अगेन अंडर एस्टिमेट्स, क्या होता है इसका मतलब, अंडर स्टेट और अंडर एस्टिमेट्स। सो अंडर स्टेटिंग दिस एस्पेक्ट्स, ब्राउन्स थ्योरी रिस्क ओवर सिंप्लीफाइंग। तो ये ओवर सिंप्लीफाई मतलब ज्यादा ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है इनको छोड़ के, द डाइवर्स एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो ओवर सिंप्लीफाई क्या करने की चीज कर रहा है, अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में भी कहीं पे बताया है, अरे बोला गया है या नहीं, अब देख लो ऑप्शन में या तो सवाल में कहीं पे दिखेगा। फर्दर मोर द थियरीज एम्फेसिस ऑन परपेचुअल पॉजिटिविटी, जो चिरंतर पॉजिटिविटी निग्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ रेंज ऑफ इमोशंस। तो ठीक है भाई, ये जो आपका एम्फेसिस है ऑन परपेचुअल पॉजिटिविटी, ये क्या कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है किस चीज को, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ रेंज ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो अब मैं पढ़ते जा रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, मैं अंडरलाइन यहां पे अंडरलाइन नहीं कर सकते ना। हमारे टाइम क्या होता था ना बैंकिंग एग्जाम में, तो वी हैड ऑफलाइन एग्जाम, तो हम अंडरलाइन कर सकते थे, राइट, हम सर्कल कर सकते थे, तो हमारे पास ऑप्शन थे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन, हमें ये ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सवाल वहीं पे होता था। हम जाके सवाल पे तुरंत लिखते थे कि ये पहले इसका है, तो ये यहां पे ये पहले सेकंड नंबर का क्वेश्चन मुझे पहले पैराग्राफ में तीसरे लाइन में दिखता है, तो मैं डायरेक्टली जाता था सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, वहां पे लिखता था फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, फिर से पढ़ना शुरू। मेरी लिंक नहीं टूटती थी, क्योंकि मुझे वो आदत हुई थी, और आदत एक दिन में नहीं लगती, इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बोल रहा है इमोशंस लाइक सैडनेस, क्या कहा गया है इसको थोड़ा सा करते हैं, निग्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ रेंज ऑफ इमोशंस। कौन से इमोशंस, इमोशंस लाइक सैडनेस, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये बोला है आर नॉट ओनली नेचुरल बट नेसेसरी फॉर होलिस्टिक इमोशनल एक्सपीरियंस। ये नेचुरल ही नहीं है, बट होलिस्टिक एक्सपीरियंस के लिए ये, होलिस्टिक मतलब जिसे हम कहते हैं जिसमें पूरी की पूरी चीजें समाई हुई है, ऐसा एक एक्सपीरियंस करने के लिए ये चीजें बहुत आर नॉट नेचुरल बट नेसेसरी। ये नैसर्गिक नहीं है बट इंपॉर्टेंट है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। द इंसिस्टेंस ऑन पॉजिटिविटी कैन लीड टू सपरेशन ऑफ दिस इमोशंस। द इंसिस्टेंस ऑन पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में बात होगी तो क्या होगा, कैन लीड टू द, तो ये जो बाकी के इमोशंस है उसको सप्रेस करेगा ये चीज। समझ में आया आप लोगों को, सिर्फ पॉजिटिविटी थिंकिंग के बारे में सोचेंगे तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा। क्या निग्लेक्ट हो जाए, सप्रेशन ऑफ द, लीड टू द सप्रेशन ऑफ द इमोशंस क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेन एंड पुट। ये देखिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेन आया है कहीं पे, अरे आया है या नहीं आया है? तो अब ये क्यों पता चल रहा है हमें कि ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेन आया है, क्योंकि हमने सवालों को पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेन यहां पे है, मैं वहां पे लिखूंगा कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेन के बारे में कहीं पे बात हुई है, तो मुझे समझने में, उसका आंसर करने में आसानी जाएगी। अगर पता ही नहीं है, बस पढ़ते जा रहा हूं, सवाल सवाल पढ़ लिए, पैसेज पढ़ रहा हूं, कहीं पे मिला तो मिला, यहां पे ना
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमारे अंदर क्रिएट होता है, और उस कंफ्यूजन में यू फंबल योर सेल्फ, और फंबल होने के वजह से योर ब्रेन गेट्स इनस्टेबल, एंड द मोमेंट योर ब्रेन गेट्स इनस्टेबल, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ठीक तरह से सोच भी नहीं पाते और सॉल्व भी नहीं कर पाते। यार क्या करूं क्या करूं, समझ जा रहा है, अरे यार यार कहां पे है यार, पढ़ा था मैंने याद ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से ना आप पूरा का पूरा देयर वुड बी स्ट्रेन ऑन योर ब्रेन, होगा या नहीं, ब्रेन पे स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन मतलब टेंशन होगा, तनाव होगा, खिंचाव महसूस होगा। पर इस तरह से अगर प्रॉपरली अरेंज करके रखते हो तो खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेन एंड पोटेंशियल exacerbating mental health issues. This is contrary to the theory's goal of fostering well-being. Contrary to the, ये एक वर्ड, एक बात हमेशा याद रखिए, सेंटेंस में ये जो वर्ड होते हैं ना, बट एंड कॉन्ट्ररी, ठीक है, दो, ऑल दो, इवन दो, इफ, अनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ नहीं, दे टेल यू वेयर द आइडिया इज बीइंग इलेबोरेटेड, वेयर द आइडिया इज बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड, वेयर द आइडिया denotes, what we say, the comparison, then denotes comparison. So these conjunctions or connectors आप लोगों को आइडिया फाइंड आउट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, इतना याद रखना है। तो इसीलिए ये जो कंजंक्शंस होते हैं, दो, ऑल दो, इवन इफ, अनलेस, कॉन्ट्ररी, ऑन कंडीशन दैट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैराग्राफ को समझने के लिए। एंड भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो आइडिया को इलेबोरेट करता है, जोड़ता है, इक्वल आइडियाज दर्शाता है, गेटिंग इट, बिकॉज रीजन दर्शाता है, देयरफॉर आपको कॉन्सिक्वेंस दर्शा सकता है, हेंस कॉन्सिक्वेंस दर्शा सकता है, सो कॉन्सिक्वेंस दर्शा सकता है, देयरफॉर रीजन भी दर्शा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये वर्ड्स अगर आप करते हो, आपको दिखता है कि कहीं पे कॉन्सिक्वेंस पूछा गया है, कहीं पे रीजन पूछा गया है, कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, या कॉन्ट्रडिक्शन हमें समझने की जरूरत है, तो इन वर्ड को हाईलाइट करना भी जरूरी होता है। कॉन्ट्ररी टू द थियरीज गोल ऑफ फॉस्टरिंग वेलबीइंग, ठीक है। एडिशनली ब्राउन्स थियरी डज नॉट फुल्ली रिकॉग्नाइज concept of resilience, which is crucial in navigating life's challenges. Resilience, yes, कुछ बताना है? resilience का मतलब क्या होता है? यस, फटाफट फटाफट। किसी चीज को दबाने या खींचने के बाद वो अपने पूर्व रूप में जब आती है तो उसे रेजिलेंस कहा जाता है। मतलब किसी चीज के ऊपर काम करने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो रहती है, या उस ओरिजिनल फॉर्म में रहना जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? रेजिलेंस कहा जाता है। कहा जाता है? रेजिलेंस कहा जाता है, इतना याद रखना है। विच इज क्रुशियल इन नेविगेटिंग लाइफ चैलेंजेस। रेजिलियंस is about acknowledging difficulties, not just maintaining a positive facade. In conclusion, while maintaining a positive outlook is beneficial, it is insufficient. देखिए क्या कहा है उसने, while maintaining a positive outlook is beneficial, फायदे वाला है, it is insufficient when confronted with life's complexity. वहां पे लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जब बात होगी तो वहां पे ये हमेशा insufficient ही रहता है। A more nuanced approach which acknowledges the full spectrum of human emotions and life's unpredictability is essential. तो ये इसने नहीं बताया है, which acknowledge the full spectrum of human emotions and emotions and life's unpredictability. This is what passage telling us. This is not something which is told by Brown's theory, or this is not something which is presented by Brown's theory. This is something that is expressed by the author of this passage. समझ में आ रहा है? उसके बाद में is essential
is essential. Positive thinking with the human emotions and life's unpredictability is essential. Positive thinking without the accompaniment of realism and acceptance of life's uncertainty can lead to disillusionment. Integrating positivity with realistic and adaptable mindset is therefore a more effective strategy for dealing with life's inherent uncertainties. The wise elder guided the young apprentice through a informal, evident, mystical या cryptic या existential journey, unlocking the secrets of the unseen realms. Mystical का मतलब क्या होता है? The one which has mystery in it. गूढ़ ज्याला म्हणतात, रहस्यमय जिसे कहते हैं. क्या कहते हैं? रहस्यमय और गूढ़ वाली. गूढ़ मतलब अपना गूढ़ नहीं है जो खाते हैं वो, सस्पेंस वाला. यस, मिस्ट्री की जगह सस्पेंस ही एक बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब अच्छा वर्ड है. सस्पेंस एकदम कॉमन वर्ड है, तो सस्पेंस वाला. तो सस्पेंस कहां पे है? हाँ, चलिए नेक्स्ट वन, फटाफट लीजिए. द ईज विथ ईच हैंडल्ड द चैलेंजिंग टास्क. अब ये वाले ना सारे ये वर्ड मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं. अब यहां पे सारे के सारे जो दिए हैं ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है. कौन से है? वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है. अपैरेंट, रिपेलेंट, सेंटिनेंट, फ्रैग्रेंट, इनडिस्टिंक्ट. कौन सा है? रिपेलेंट का मतलब आपको पता है. अपैरेंट मतलब दिखने वाला, रिपेलेंट मतलब दूर फेंकने वाला. सेंटिनेंट को एक बार चेक लीजिए, फ्रैग्रेंट मतलब सुगंध, इनडिस्टिंक्ट जो डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं जी. यही है ना? The apparent is, the repellent is, the sentinent is, the fragrant is, or the indistinct is with which she handled the challenging task, showcased her expertise in the field. दिखने वाली स्किल है ये, दूर फेंकने वाली नहीं है, तो सही है. द apparent is with which. चलिए फटाफट द नेक्स्ट वन. कितने लोगों का आइसोलेशन वाला ये सही है? बिल्कुल है. आइसोलेटेड, दूर वाली, जहां पे कंट्रोल हो, गर्दी वाली चीज नहीं. चलिए फटाफट. कितनी बजे रे? 11:30, 11:45. चलिए जल्दी बताइए, फटाफट नेक्स्ट वाला. ऑप्शन बी, परफेक्ट फॉर क्वाइट रीडिंग एंड कंटेम्पलेशन. क्वाइट रीडिंग मतलब कैसा रीड करना? क्वाइट रीडिंग मतलब शांति वाली. अब मीडियन मतलब क्या होता है? तो इसका रीडिंग का कोई संबंध है नहीं. मीडियन. क्लाइमेक्स में पढ़ेंगे अब नहीं. तो एक्सट्रीम एनवायरमेंट मतलब आपको धूप में बिठा देता हूं 50 डिग्री सेल्सियस में और बोलता हूं पढ़िए यहां पे, तो शांति से पढ़ पाओगे. या -30-40 डिग्री में लेके जाता हूं और बोलूंगा यहां पे खुले में बैठो और यहां पे मस्त पे की पढ़ाई करो, कर पाओगे ना आप? हाँ नहीं. तो सिरेन मतलब क्या? ट्रैंक्वाइल, क्वाइट. सिरेन का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्वाइल, काइट, क्वाइट. या पायस भी होता है, उसका मतलब क्या होता है? पायस भी होता है. बहुत एकदम, क्या बोलते हैं उसे? लुक एट हर सिरेन ब्यूटी. सिरेन मतलब ऐसे भी होता है कि आंखों की शांति. क्या होता है? आंखों की शांति भी हो सकता है.